नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बाल विकास के एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक है बाल विकास के अंतर्गत कुछ टॉपिक हैं, उसमें से एक टॉपिक है समावेशी शिक्षा, मतलब बच्चों को समाहित करके समायोजित करके पढ़ाना। उसी का एक टॉपिक है अधिगम अक्षमता, मतलब पढ़ने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, तो उनको कुछ मनोवैज्ञानिकों ने नाम दिए हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फेजिया। इनके बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं थोड़ी कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी का मतलब होता है कि समायोजित करना। अगर कोई भी बालक किसी भी प्रकार से अगर सामान्य बच्चों से अलग है, या तो वो ज़्यादा होशियार है या ज़्यादा कमज़ोर है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से या अन्य किसी सामाजिक रूप से या समाज की परिस्थितियों की वजह से, अगर वो किसी भी परिस्थिति में अलग है सामान्य बच्चों से, तो उनको साथ में लेकर चलना कि जिससे वो एक सामान्य कक्षा का लाभ उठा सके, कि अगर सामान्य जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है उनका लाभ उठा सके। इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि समायोजित कर लिया तो सबको एक जैसा पढ़ा दिया, कि जैसा एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं वैसे सभी को पढ़ा दिया। अगर उनमें कोई अक्षमता है या कोई कमी है तो उनके लिए उन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। जैसे अगर कोई दिखने में कमज़ोर है तो उस बच्चे को आगे बिठा लिया जाता है, या कोई कम सुन पाता है तो उनको भी आगे बिठा लिया जाता है, या उनको थोड़ी अलग से बता दिया जाता है, या किसी होशियार बच्चे के पास बिठा दिया जाता है, या कोई बच्चे का ध्यान ज़्यादा भटकता है तो उसको अपनी नज़रों के सामने रखते हैं। इस प्रकार एक समावेशी शिक्षा होती है जिसमें सभी बच्चों को सम्मिलित कर लिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा होशियार होते हैं, तो वो जल्दी अपना काम करके तुरंत दिखाने आ जाते हैं, फिर शैतान करने लगते हैं, तो उनको भी एक साथ लेके चलना जिससे वो सामान्य एक कक्षा है उनका लाभ उठा सकें। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा होशियार हैं उनकी कक्षा ही अलग कर दी, जो कमज़ोर हैं उनकी कक्षा अलग कर दी। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सबको सम्मिलित करना। ठीक है, तो अब इसी में हम समझते हैं कुछ अधिगम मतलब होता है कि पढ़ने में या जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा, तो उसमें कुछ अक्षमताएं कमी हो जाती हैं, तो उनको मनोवैज्ञानिकों ने कुछ नाम दिए हैं। जैसे पठन या पढ़ने में कोई कमी है तो उसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। तो ये अधिगम अक्षमताएं होती हैं, ये विकार है, बीमारी कोई बीमारी नहीं है कि किसी बच्चे को कोई बीमारी हो गई उसकी वजह से। ये विकार है, मतलब इसका अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं, लगातार लंबे समय तक उन पर ध्यान दिया जाता है, तो बच्चा इन अक्षमताओं को से पार कर लेता है, या उनको पार कर लेता है, समझ लेता है। उनको निरंतर अभ्यास के माध्यम से वो, जैसे अगर पठन विकार है तो वो निरंतर अच्छे अगर अभ्यास लगातार करता रहता है तो पढ़ने से संबंधित उसकी कमी है जो वो दूर हो जाती है। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको बीमारी नाम नहीं दिया जा सकता है कि अगर कोई के कहें कि कोई बीमार है। अब जैसे पहला है पठन विकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, शुरू के 3-4 ये भी पूछे जाते हैं और इनकी संभावना उतनी नहीं रहती है, लेकिन ये 4 शुरू के ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो हम सब के बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे है डिसलेक्सिया, इसको कहते हैं पठन विकार। पढ़ने में अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो उसको बोलेंगे हम डिसलेक्सिया, कि ये बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है या डिसलेक्सिया से ग्रसित है। पीड़ित तो नहीं बोल सकते। अब आता है ग्राफिया, डिसग्राफिया, इसमें ग्राफ लगा, इसको बोलते हैं लेखन विकार। अगर किसी बच्चे को लेखन में कोई समस्या आती है, लिखने में कोई अच्छा नहीं लिख पाता है, लाइन के ऊपर लिखता है, ज़्यादा ऊपर लिखता है, टेढ़े टेढ़े अक्षर बनाता है, उसको बार बार समझाने पर भी वो बच्चा सही से नहीं लिख रहा है, तो उसको बोलेंगे डिसग्राफिया। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ग्राफ है तो ग्राफ को हमको चित्र बनाना है, लेखन करना है, तो लेखन विकार। अब है डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेटर से अपन समझ सकते हैं कि गणना संबंधी विकार। जब किसी बच्चे को मैथ की अगर कोई कैलकुलेशन दे दी जाती है कि जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ दे दिए जाते हैं, लंबे लंबे दे दिए जाते हैं, तो उसमें बच्चे का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, तो उनको एक प्रकार से ऐसा डर सा होता, तो वो लोग डिसकैल्कुलिया से ग्रसित मान सकते हैं। उनको गणना में दिक्कत आती है, तो कैलकुलिया से अपन समझ सकते हैं गणना संबंधी विचार है। इनको थोड़ी अपन रिलेट करके चलते हैं तो अपने को ये भूलते नहीं हैं। अब है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया होता है भाषा संबंधी विकार। इसमें अगर भाषा में अगर किसी भाषा को बोलना है, किसी के सामने कोई प्रेजेंट करना है, कोई नया व्यक्ति आता है, नए बच्चे के सामने कोई नया टीचर आ जाता है, नए बच्चे आ जाते हैं, तो उनके सामने वो हिचकते हैं, बोलने में अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, या टीचर के सामने अपनी जो कमी है, उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उनको अच्छे से बता नहीं पाते हैं। तो इस विकार को हम बोलेंगे डिस्फेजिया, मतलब भाषा संबंधी विकार। इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, जैसे फेजिया मतलब फा से फ्लुएंट, मतलब भाषा में वो फ्लुएंट नहीं है। ठीक है, अब और आ जाते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया मतलब इसमें
सारे आ जाते हैं, लिखने, पढ़ने, गणना संबंधी, चित्रांकन संबंधी। अगर कोई सभी चीज़ों में कोई विकार है, उसको समस्या आ रही है, लिखने में भी आ रही है, पढ़ने में भी आ रही है, गणना करने में भी आ रही है, या चित्र बनाने में दिक्कत आ रही है, सब प्रकार की अगर उसको समस्या आ रही है तो इसको बोलेंगे हम डिस्प्रेक्सिया, मतलब उसकी प्रेक्सिया से प्रैक्टिस अच्छी नहीं है किसी भी चीज़ में। ठीक है। अब डिसस्थीमिया, अगर कोई बच्चा ज़्यादा तनाव लेता है, जैसे अगर उससे कहो कि कल टेस्ट होना है या पेपर होने वाला है 2 दिन बाद, तो वो तनाव ज़्यादा ले लेता है, या उससे कहो कि सर आज कुछ सवाल पूछेंगे, तो वो तनाव ले लेगा, ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों को हम बोल सकते हैं कि वो डिसस्थीमिया से ग्रसित हैं। ठीक है। अब आता है हमारा डिसमेंशिया। अगर किसी बच्चे की याददाश्त कमज़ोर है, हम अभी जैसे किसी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको अभी बताओ वो कि 15 में से 5 गए तो 10 बचे, लेकिन तुरंत पूछो कि 15 में से 5 गए तो कितने बचे, तो भूल जाता है कि कितना बताया था सर ने। तो ऐसे बच्चों को हम मान सकते हैं कि वो डिसमेंशिया से ग्रसित हैं। मेंशिया, माँ से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं, माँ से मेंटल या याददाश्त से रिलेट कर सकते हैं। अब आता है हमारा न्यून अवधान। इनको तो न्यून माने कम और अवधान मतलब ध्यान का भटकना। अगर किसी बच्चे का ध्यान बार बार भटकता है, जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं और बच्चा कहीं यहाँ देख रहा है, कहीं बाहर देख रहा है, किसी बच्चे के को पेन से वो कर रहा है, तो मतलब होता है कि उसका अवधान, उसका ध्यान कम भटकता है। बाकी सारे बच्चे एक साथ देख रहे हैं, अगर सभी बच्चे नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है या टीचर की कोई रुचि नहीं ले रहा है। लेकिन अगर एक बच्चा, सारे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर एक बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि वो न्यून अवधान से ग्रसित है। स्वलीनता, कुछ बच्चे होते हैं जो स्वयं में खोए हुए रहते हैं, उनको अन्य बच्चों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, वो ना ज़्यादा खेलते हैं, ना ज़्यादा किसी से उन्हें मतलब रहता है, अपने आप से बैठे रहते हैं, पढ़ना हुआ तो पढ़ लिया। तो ऐसे बच्चों को कहते हैं स्वलीनता, स्वयं में लीन रहते हैं। और एक और होता है विजुअल परसेप्शन, इसको समझते हैं, इसको कहते हैं अगर कोई बच्चा इससे ग्रसित है तो वो उसको प्रत्यक्षीकरण माना जाता है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है अगर कोई बच्चे को हम बार बार समझाते हैं फिर भी उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम विजुअल परसेप्शन से वो बच्चा ग्रसित है। अगर कोई बच्चों को हम बार बार समझा रहे हैं, एक चीज़ हमने एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, सभी बच्चों को समझ आ रहा है, केवल एक बच्चा है वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम विजुअल परसेप्शन से ग्रसित है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग, इसको बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा ऑडिट से अपन समझ सकते हैं ऑडियो से कि उस बच्चा श्रवण संबंधी कोई उसको बीमारी है कि सुनने में उसको दिक्कत आती है। अगर उसको पास में बोलो जब उसको समझ में आता है, या तेज़ बोलो तब उसको समझ में आता है, तो उसको बोलेंगे ऑडिटरी प्रोसेसिंग। इस बच्चा से बीमारी नहीं विकार से ग्रसित है। इन बीमारी या विकार को क्या होता है कि अगर हम इन पर बार बार प्रैक्टिस कराते हैं तो बच्चा उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और फिर उसको इस प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। जैसे अगर कोई बच्चा स्वयं में लीन रहता है, स्वलीनता है, खुद में खोया हुआ रहता है, उसको बच्चे को हम बार बार ध्यान देते हैं, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, सभी बच्चों के साथ उसको खिलवाते हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भी उसको शामिल कराते हैं, तो उसका धीरे धीरे ध्यान बढ़ता है, वो भी उसी प्रकार की हरकतें करने लगता है। ये सब विकार हैं हमारे कुछ सामाजिक परिस्थितियों की वजह से या वातावरण की वजह से हो जाते हैं कि अगर उसका वातावरण ही ऐसा है या कुछ ऐसी शारीरिक स्थिति है या कमज़ोर है, तो उस वजह से या मेंटल स्थिति ऐसी है कि उस वजह से बेकार हो जाते हैं। लेकिन इनको लगातार अभ्यास के माध्यम से दूर कर लेते हैं। जैसे हकलाना तुतलाना, कुछ लोग हैं वो बड़े तक हकलाते रहते हैं, तुतलाते रहते हैं, तो इनको एक कहते हैं प्रोलॉन्ग। इनका जो उपचार है वो संवर्धित वाक्य या प्रोलॉन्ग स्पीच, मतलब बार बार इनको बुलवाओ, बार बार कुछ शब्द हैं उनको बार बार उन पर पकड़ मजबूत कराओ। अगर वो जैसे का में फंसते हैं तो उनको बार बार का की प्रैक्टिस कराओ, जिससे वो उनका फंसना है वो कम हो जाए। तुतलाते हैं तो उनको, जैसे अगर कोई बच्चे हैं वो छोटे बच्चे हैं बड़े भी फंस जाते हैं, किसी ला नहीं बोल पाते हैं, तो उनको बार बार ला कहलवाओ, जिससे वो इस प्रकार की विकार से निजात पा सकें। अब एक होता है डिसआर्थोग्राफिया। डिसआर्थोग्राफिया का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा वर्तनी संबंधी गलतियां करता है, पढ़ने में भी और लिखने में भी। पढ़ने में मतलब कि अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसमें अगर जैसे पठन लिखा है तो इसको पठन नहीं पढ़ पा रहा है या पढ़ने की कोशिश करता है तो कुछ और पढ़ देता है, पॉट पढ़ देता है, कुछ भी पढ़ देता है, तो पढ़ने में गलती। लिखने में भी गलती कर देता है कि पठन लिखो तो कप आप 1 मात्रा चढ़ा दे, 2 मात्रा चढ़ा दे, लिखने संबंधी गलतियाँ होती हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि डिसआर्थोग्राफिया है। अगर हम ये समावेशी शिक्षा के इस टॉपिक को हमें पढ़ लेते हैं तो इसमें से निश्चित एक सवाल आता ही आता है, जबकि इसमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये सबसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डिसलेक्सिया, पठन विकार। और भी पूछे जाते हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इस शुरू के 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इससे आपका 1 नंबर पक्का हो सकता है। ठीक है, नमस्कार। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। MHRD टीचर। धन्यवाद।